everyone, welcome to my channel. I am Ria, and in this video we are going to start with a new chapter which also happens to be the last chapter of this book, Introductory Microeconomics. Introductory Microeconomics का last chapter है, इसकी 3 to 4 parts होंगी और although इस chapter में बहुत सारे cases हैं but we will cover each one of them in the videos. तो चैप्टर क्या है? चैप्टर इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस. यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं और कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे मार्केट के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, पीसीएम, और इधर ही हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? See, यहाँ पर हमारा ग्राफ गिवन है. On x axis we have quantity and on y axis we have price. As usual, quantity and price. अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है हमारा डिमांड कर्व, DD is the demand curve, और अपवर्ड स्लोपिंग है सप्लाई कर्व, SS. इक्विलिब्रियम वहां डिटरमाइन होगा जहां पर डिमांड सप्लाई के इक्वल होगी. तो जहां ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट E, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. और ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा वो है इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कि इस केस में 6 और 60 है रिस्पेक्टिवली. अब ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ ये है एक्सेस सप्लाई का रीजन. यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये जो रीजन है, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होती है और इसके नीचे वाले रीजन में डिमांड ज्यादा होती है. तो जब भी कोई भी एक चीज ज्यादा होगी तब वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा. इक्विलिब्रियम वहां एस्टैब्लिश होगा जहां ना तो शॉर्टेज होगी ना एक्सेस होगी डिमांड और सप्लाई की. सो दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. अब हम देखेंगे एक्सेस डिमांड क्या होता है. हमने यहाँ पे देखा ना नीचे एक्सेस डिमांड है. नाउ वी विल स्टडी दिस इन एक्सेस डिमांड कब होती है? एक्सेस डिमांड का मतलब ये है कि जब आपकी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. तो जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो उस केस में मार्केट में क्या कंडीशंस प्रिवेल करेंगी. हम पहले थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे इस चीज को, उसके बाद हम ग्राफ पर देखेंगे कि कैसे क्या ऑपरेट होता है. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है. दे आस्क इन द एग्जामिनेशन की एक्सेस डिमांड का सिनेरियो एक्सप्लेन करो या एक्सेस सप्लाई का सिनेरियो एक्सप्लेन करो. तो उसमें क्या होगा, अगर पहले देखो एक्सेस डिमांड है तो बायर्स के बीच में एक कंपटीशन आ जाएगा. जो बायर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन आ जाएगा कि गुड कौन खरीदेगा. अब इस कंपटीशन की वजह से बायर्स रेडी हो जाएंगे एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को. दे विल बी रेडी टू पे हायर प्राइसेस ताकि वो गुड को परचेज कर सके. अब इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा गुड का, और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है. ये कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. तो अल्टीमेटली अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी और सप्लाई इंक्रीज करेगी. और ये प्राइस कब तक इंक्रीज करेगा, ये मैकेनिज्म कब तक चलता रहेगा, तब तक जब तक कि डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती. ये थी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. इन 4 पॉइंट्स में यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है. यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर. और अब हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू कैसे होता है. तो एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस. अब एक्सेस डिमांड का केस है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ एक्सेस डिमांड लिखा है. सपोज कि प्राइस अभी मार्केट में प्राइस है P1. अब P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड जो है
P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड है Q1, डिमांड कर्व पे जो पॉइंट आ रहा है Q1, और P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई है Q2, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि Q1 ज्यादा है ना Q2 से। Q1 है डिमांड और Q2 है सप्लाई, तो Q1 ज्यादा है Q2 से और ये है एक्सेस डिमांड का सिनेरियो। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा पहले प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है कि P1 से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक कि डिमांड सप्लाई को मीट नहीं कर जाती। सी, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, ऐसे मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व में, और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड भी है, जो डिमांड वो डिक्रीज करेगी, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये डिमांड ऐसे से जा रही है और ये कब तक अपवर्ड मूवमेंट होती रहेगी, इन दोनों में मूवमेंट तब तक होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो जाता। So this was the excess demand का केस. Now we'll study the case of excess supply. अब हमारे पास है excess supply का केस। इसमें क्या होता है, इधर उल्टा हो रहा है सब कुछ, इधर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तब प्रोड्यूसर्स के पास तो बड़ी सप्लाई उन्होंने की हुई है, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर उसको निकालने के लिए, जो उनकी सप्लाई है उसको सेल करने के लिए प्राइस को डिक्रीज करेंगे। जब प्रोड्यूसर प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है और ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब प्राइस कब तक कम होगा, प्राइस किस पॉइंट तक कम होगा, प्राइस वहां तक कम होगा जब तक कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाती, क्योंकि प्राइस के कम होने से डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी कम हो रही है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक ये इक्वल लेवल पे नहीं आ जाती। तो कहीं हम पहले इस रीजन पे ऑपरेट कर रहे थे यहाँ पर, और प्राइस के बढ़ने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से हम P1 से जाएंगे P पर, और क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी Q, एंड दिस पॉइंट E, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। सी, P1 पर क्या हो रहा था, डिमांड कम थी, Q2 थी ना डिमांड P1 पर, और सप्लाई क्या थी, सप्लाई थी Q1। तो ये गैप था इन दोनों के बीच में, लेकिन प्राइस कम होने से क्या हुआ, क्वांटिटी यहां आ गई, दोनों की, सप्लाई की भी और डिमांड की भी। ये यहां से नीचे जा रही है और इधर से भी ऐसे मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है अलोंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, और लास्ट में भी अचीव इक्विलिब्रियम। नाउ इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ऐसी क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हैं या फिर सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। तो मेजरली वही सब चीजें हैं जो हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई पढ़े थे, वो सेम ही है। जैसे सी, डिमांड कर्व को क्या क्या चीजें शिफ्ट कर सकती है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, change in price of substitute goods, change in tastes and preferences, change in population। यही सारी चीजें हमने पहले डिमांड और सप्लाई वाली यूनिट में पढ़ी हुई हैं कि क्या चीजें डिमांड को अफेक्ट करती हैं और क्या चीजें सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। अब हम इफेक्ट्स देखेंगे इन चीजों के इन द मार्केट। तो in this video we are going to cover change in demand and change in supply. उसके बाद वाले topics we'll cover in the coming videos. So suppose the market, this is the graph of the market. On x-axis we have quantity demanded and supply. x-axis पे हमारे पास quantity होती है और y-axis पे we have price. अब now suppose originally हम पॉइंट E पर ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट E पर, और केस 1 में
इंक्रीज इन डिमांड आता है, किसी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने का क्या मतलब है, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा आउटवर्ड्स। तो अगर डिमांड कर्व डी से D1 पर चला जाता है, तब वो सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, E1 पर, और इक्विलिब्रियम वही स्टैब्लिश हो जाएगा जहां पर डिमांड सप्लाई को मीट करेगा। तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। यहाँ आप शिफ्ट करके दिखाएंगे डिमांड कर्व को अपवर्ड, उसके बाद जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड का क्या इफेक्ट आया है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है ना, प्राइस इंक्रीज हुआ है P से P1, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है फ्रॉम Q to Q1. So this is what happens when there is an increase in demand. अब सेकंड केस देखते हैं। द सेकंड केस इज डिक्रीज इन डिमांड। अगर फॉर सम रीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसका क्या मतलब है कि डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड्स, है ना, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब मान लो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था पॉइंट E पर, डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे थे E पर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस था P और कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी थी Q। अब क्योंकि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, तभी क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई को मीट कर रहा है एट पॉइंट E2, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश होगा, यही इस्टेब्लिश होगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है P2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है Q2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर डिमांड में डिक्रीज होता है तो प्राइस फॉल करता है और क्वांटिटी भी फॉल करती है। ठीक है, तो ये दो केसेस थे चेंज इन डिमांड के। चेंज इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स हमने देख लिए। ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास केस है, आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उधर क्या कह रहा है वो केस में, वो चेंज लेकर आइए अपने डायग्राम में, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस और क्वांटिटी देख लीजिए वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये कुछ याद करने की चीज नहीं है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड सी क्या हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चेंज इन सप्लाई भी दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंक्रीज और एक हो सकता है डिक्रीज। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू रिमाइंड यू कि इंक्रीज और डिक्रीज तब आता है जब प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, तब इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अब और इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्ट होती है, मूवमेंट नहीं होती है, शिफ्ट होती है। तो सी सपोज हमारे पास, पहले हम इंक्रीज का केस देख रहे हैं, हियर इंक्रीज इन सप्लाई। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है पॉइंट E, जहां पर प्राइस है P और क्वांटिटी है Q। अब इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है तो हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे बाहर की तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ शिफ्ट कर दिया S को, सप्लाई को S11, जो कि एक पैरेलल लाइन है SS के, है ना। अब ये S1 डिमांड कर्व को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, विच इज पॉइंट E1 हियर, है ना। अब पॉइंट E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो नया प्राइस हो जाएगा, और E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो नई क्वांटिटी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से, सॉरी, सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से प्राइस डिक्रीज कर रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, जिसके पीछे का लॉजिक भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई ग्रेटर हो गई है डिमांड से। अगर सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से तो इसका क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर के पास ज्यादा सप्लाई है और वो अपना सप्लाई निकालना चाहता है, मार्केट में सेल करना चाहता है।
तो वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस जो है गुड का उसको डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा, यहाँ पे प्राइस ही डिक्रीज हुआ है ना हमारा, सी अल्टीमेटली प्राइस में फॉल आया है, तो प्राइस को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगी, लॉ ऑफ डिमांड, और सप्लाई डिक्रीज करेगी, लॉ ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारी और प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर सप्लाई में डिक्रीज आता है, अगर सप्लाई में डिक्रीज है तो क्या होगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा एस से S2 पर। अब ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E था, नया इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट E2, जहां पर नया सप्लाई कर्व पुराने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो E2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है और E2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है, वो नया प्राइस और नया क्वांटिटी हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। और अगर सप्लाई में डिक्रीज है तो प्राइस इंक्रीज करेगा। अगर सप्लाई कम है किसी गुड की तो प्रोड्यूसर उस मौके का फायदा उठाएगा और वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा, और जो कंज्यूमर भी है जिसको कंज्यूम करना ही है गुड, तो वो एक्स्ट्रा प्राइस भी पे करेगा। और क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई on the equilibrium, price and quantity. These were the two cases. You can find this PPT, the PDF of this PPT in the description box, and you can download it for quick revision. We'll continue in the next video. I hope this video was helpful. Thank you.